हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डीयू है उसका सिलेबस एमएससी केमिस्ट्री के लिए कि क्या आखिर अगर आप एमएससी केमिस्ट्री देने के लिए उधर से करना है आपको और आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो हम उस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैंने बीएचयू की भी सेम वीडियो बना ली है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जानेंगे, उसके बाद फिर आप पूछते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में कि आखिर हम प्रिपरेशन कैसे करें, कितने घंटे के लिए करें, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बताऊंगी। तो अगर आप आप मन है आपका कि आपको डीयू से पढ़ना चाहिए, एमएससी केमिस्ट्री करना चाहिए आपको उधर से, तो कुछ 6 स्टेप्स अगर आप कर लेंगे तो आप अपना सिलेक्शन हो सकता है आपका डीयू में आराम से। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सोचते हैं कि डीयू में सिलेक्शन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है या बीएचयू में सिलेक्शन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी आपकी सिर्फ मिसकंसेप्शंस हैं। आप आराम से इसमें एंट्रेंस में आप क्लियर कर लेंगे और आप अपना नेम लिस्ट में पा सकते हैं। बस आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। हर रोज़ आपको ये फॉलो करने हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका कि अंडरस्टैंड एमएससी एग्ज़ाम सिलेबस केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका सिलेबस है एमएससी केमिस्ट्री में, जो भी आपका आना है, जो भी चीज़ से आप एमएससी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स से करेंगे तो आप उसका सिलेबस जानना ज़रूरी है। केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का सिलेबस जानना आपको ज़रूरी है। तो जो भी टॉपिक आना, आपको हर एक टॉपिक को जानना ज़रूरी है। तो आप पहले सिलेबस देख लीजिए कि आखिर सिलेबस में क्या क्या है। सेकंड है, आपको सिलेबस पता चल गया कि हाँ सिलेबस में क्या क्या पूछ रहे हैं वो। फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड पूछ रहे हैं, लिक्विड स्टेट पूछ रहे हैं, सॉलिड स्टेट पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो आखिर हम इनको पढ़े कहाँ से, क्योंकि लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है कि हम पढ़े कहाँ से। तो आपके पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए जिससे आप जो है उसको बार बार रिवाइज कर सकें, उसको पढ़ सकें अच्छे से। अब जब आप क्या कर लेंगे, सिलेबस कर लेंगे, आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस को आप पढ़ लेंगे। सिलेबस को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा, तो उसके बाद कुछ समय बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं जिसको PYQ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो वीडियो के, वो आप प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए और उसको अच्छे से क्या है देखिए कि कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाएं। एक आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आखिर क्वेश्चंस आने कैसे वाले हैं, कितने डिफ़िकल्ट होते हैं, कितनी ईजी होते हैं। फिर जो भी आपकी उसमें से वीकनेसेस होती है, जो भी आपको गलत पढ़ रहा है, गलत होता है। फॉर एग्जांपल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिर भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन आया और आपका गलत हो गया। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया, उसमें आपका एक आध क्वेश्चन गलत हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेके, तो आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसको आप देखोगे कि आप पे बना क्यों नहीं है, आपको याद नहीं आया या आपने उसको रिवीजन नहीं किया उसका अच्छे से। जो भी है आप उसको देखोगे और उसको आप जो है बार बार रिवीजन करोगे। आप उसको रिवीजन में अपने डाल लोगे कि मुझे ये बार बार रिवाइज करना, उसके उस जैसे 4-5 क्वेश्चन और भी लगा लें आप। फिर जितने ज़्यादा हो सके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 5 या 4 साल के लगा लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। उसको लगाने के बाद आप जितने मॉक टेस्ट दे सकें या जितने डाइवर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, पेपर सॉल्व कर सकें, आप वो कर लीजिए एंड आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जैसे ही आप स्टडी करेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने मेटलिक बॉन्ड पढ़ ली, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने, तो जब आप तीसरे टॉपिक पे जाओगे तो आपके जो पहले टॉपिक जो पढ़े गए हैं उनका रिवीजन करना भी ज़रूरी रहेगा। तो आप जो भी स्टेप चलेंगे, आप वो जो भी स्टेप आगे करेंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे, और पुरानी चीज़ों को याद करने का बेस्ट तरीका होता है रिवीजन। तो आप ये करिए, हमेशा रोज़ करना पड़ेगा ये आपके लिए। जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अपना स्टडी टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग 2 घंटे से करी, तो शायद ये चीज़ 15 दिन तक चल सकती है, जब तक आपका एक फॉर एग्जांपल 3-4 टॉपिक तो आई थिंक 15 दिन में कवर हो सकते हैं। फिर जैसे ही आप 16वें-17 दिन पे पहुँचेंगे तो आपका जो है ऐसा रहेगा कि 1 घंटे तो आपको सिर्फ रिवीजन करने में ही लगेगा उन टॉपिक का, और फिर जो है 2 घंटे आपको फिर पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, 2 घंटे पढ़ रहे हैं आप कोई अलग टॉपिक, और 1 घंटे आप अपने प्रीवियस टॉपिक्स के लिए क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो टोटल 3 घंटे हो गए। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपके लिए। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रिवीजन भी बढ़ता जाएगा और टाइमिंग भी बहुत चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने स्टेप्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि आखिर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती हैं। 300 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं। वैसे अगर आप नेट पे देखेंगे तो कहीं 306 दी रहती, कहीं 307 दी रहती, वैसे 300
होती हैं, हम 300 मान के चलते हैं। तो 300 में क्या होता है कि आपको जो है MCQ टाइप का रहेगा और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब जो भी उनका BSc का जो भी सिलेबस रहता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ BHU की, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो BHU में जो भी BSc में पढ़ाया जाता है वही आपको MSc में वो पूछेंगे। सिमिलरली क्या है, जो भी आपको DU में BSc केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा वही आपको MSc केमिस्ट्री में वो पूछेंगे। ठीक है, तो MCQ टाइप होता है ये, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग आगे हम डिस्कस करेंगे कितनी होती है, क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो जो सीट्स होती है, जैसा मैंने बताया 300 सीट्स होती हैं, जिसमें से 150 डिवाइड होती हैं। जो 150 होती है वो ऑलरेडी रिजर्व होती हैं। फॉर एग्जांपल जो DU के बच्चे होते हैं तो जिनका अच्छे परसेंटेज आते हैं, मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो बच्चे DU के नहीं होते हैं तो वो किसके थ्रू, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो है वो DU में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन DU के बच्चों के साथ एक एडवांटेज ये हो जाता है कि DU के बच्चे मेरिट में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लो उनका मेरिट में नाम नहीं आया कुछ बच्चों का तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी DU में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा होता है। जो पेपर रहेगा वो 400 नंबर का रहेगा, 400 मार्क्स का रहेगा। तो आप अगर पूछें कि कितनी रैंक लानी चाहिए मैम हमारे लिए जिसमें हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, तो मैं आपसे कहूँगी 80 जो होती है आपकी, 1 से लेके 80 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। आप बोलेंगे मैम नंबर ऑफ़ सीट्स तो ज़्यादा है, 150 है, लेकिन आप 80 रैंक तक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप 80 के अंदर रहेंगे तो सेफ़ रहता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप 1 से 80 तक आप कोशिश करिए कि इसमें आपकी रैंक आ जाए, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो जो हमने बात की कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 400 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आपको पड़ेगा। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करी तो मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक आंसर देंगे, अगर आपने कोई एक आंसर दिया वो सही हो गया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वही आपने कोई एक आंसर गलत दे दिया तो आपका -1 हो जाएगा। तो मतलब जो आपको 4 मिले, 4 में से -1 हो जाएगा तो आपको 3 मिलेंगे। मतलब 4 मिलेंगे आपको सही आंसर देने पे और -1 मिलेगा आपको आंसर गलत देने पे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा या सिलेबस क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके लिए। तो जो मैंने बताया आपको पहले, जो BSc में पूछा जाता है उधर पे, जो BSc का सिलेबस होता है उधर पे, वही सेम चीज़ आपको क्या है MSc के एंट्रेंस में पूछी जाती हैं। तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस होता है BSc का। अगर आप देखेंगे, अगर आप ये BHU का भी उठाएंगे, अगर आप वनस्थली विद्यापीठ का भी उठाएंगे, अगर आप इसको DU का भी उठाएंगे तो सेम ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वनस्थली में भी पढ़ाया गया है, DU में भी पढ़ाया गया है और BHU में भी पढ़ाया गया है। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट जो है कि आखिर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग, ये इवन हम 11th-12th में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाती है, वेस्पर थ्योरी क्या कहलाती है, वो भी पढ़ाई जाती है। मेटेलिक बॉन्ड, वीक केमिकल फोर्स, गैसियस स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, आयनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको टॉपिक दिए हैं, ये लिखे हैं, ये सारे आपको जो है सिलेबस में आते हैं। इससे ज़्यादा टॉपिक भी आते हैं, आप घबराइए नहीं, मैं आपको और भी बताती हूँ अभी। इसके अंदर सब टॉपिक्स भी आते हैं। जैसे अगर आपको पता हो, याद हो, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा कुछ डेरिवेशंस भी थे जहाँ तक मुझे याद है, कुछ फैक्ट्स भी थे जो मुझे याद रखने थे। तो मतलब उसमें कुछ सॉफ्ट टॉपिक्स भी रहते जो आपको याद रखने पड़ते हैं। तो मैं आपको क्या करूँगी, जो DU का सिलेबस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप जो है सब टॉपिक्स भी देख लेंगे और इसके आगे जो टॉपिक्स हैं वो भी आप उसमें देख लेंगे। मैंने सारे टॉपिक नहीं लिखे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होते हैं। जैसा आपको पता है पूरे 6 सेमेस्टर का होता है, जो आपका अंडर ग्रेजुएशन होता है, जो BSc केमिस्ट्री का होता है वो 6 सेमेस्टर का होता है। तो 6 सेमेस्टर में आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उस पूरी केमिस्ट्री में सब टॉपिक्स भी रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। तो मैंने पूरे लिखे नहीं हैं, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी PDF, जिससे आप पूरे टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर पाएँ। हर एक टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर आप जब जो मैंने दिया हुआ है, अगर आप उस कोर्स को खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है कोर कोर्सेज़। कोर कोर्सेज़ मतलब जो कोर्सेज़ आपको तैयार करने, जो आपको दिए हैं, ये सारी उसमें जो है मैंने जो लिखा है ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। इनके सब टॉपिक्स भी आपको दिए रहेंगे उसमें, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। आपको सिर्फ कोर कोर्सेज़ ही पढ़ने हैं। स्किल वाले भी शायद दिए रहेंगे उसमें, कुछ हेडिंग स्किल वाला और डिसिप्लिनरी वाले कुछ करके दिए रहेंगे, बट आपको सिर्फ कोर कोर्सेज़ ही पढ़ना है जो पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है।
अब बच्चे पूछते हैं, अब हमने फर्स्ट स्टेप की बात कर ली कि आखिर सिलेबस क्या है। मैंने सिलेबस का लिंक भी बता दिया आपको कहाँ मिलेगा, मतलब मैंने आपको PDF भी दे दी है। मैं अब बता दी हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल मतलब आपको क्या बुक प्रेफर करनी है पढ़ने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑर्गेनिक के लिए दी हुई है मैंने, फिजिकल के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए दी है। इनऑर्गेनिक पूरी शर्मा है जैसे, तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपको मैंने बुक बताई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये इन बुक को एक बार देख लीजिए कि पूरी शर्मा जब आप पढ़ेंगे तो अगर आपको चीज़ें इजीली समझ में आ रही होंगी तो आप पूरी शर्मा को ख़रीदना, वरना आप हर चीज़ की पहले PDF डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ के देख लें। अगर आपको वो ईजी लग रही होंगी तो ही उनको परचेस करना आप, अगर आपको ईजी नहीं लग रही होंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग ही कोई दूसरी बुक भी देख सकते हैं। बहुत सारी बुक भी दी हुई हैं। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि मैम मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पढूँ, मुझे पूरी शर्मा से समझ में नहीं आ रही है। तो आप डिफरेंट टीचर से भी सजेशन मांग सकते हैं, अपने खुद टीचर से सजेशन मांग सकते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बुक है। अगर आपको इनमें से कोई डिफ़िकल्ट लगती है, जैसे मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मुझे पूरी शर्मा बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी। मैं पूरी शर्मा पढ़ने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। तो अगर आपको पूरी शर्मा समझ में नहीं आती है तो आप कोई दूसरी बुक उठा के पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने जो बुक सजेस्ट की आपको उसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बुक ईजी लगे आप उसमें से, सिर्फ आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, वो आप कर लेना, जो भी बुक में से आप करें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 बुक बता दी मैंने आपको हर चीज़ के लिए। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, आपको सॉल्व कैसे करने हैं। तो ये आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं DU की। फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप उनके मॉक टेस्ट रहते जो आपको देते तो वो भी लगा सकते हैं। उनके मॉक टेस्ट नहीं लगाना है आपको तो इवन ऑनलाइन भी आपके काफ़ी दिए रहते हैं, तो आप उनमें से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जो फ्री में रहते हैं। फिर जो डाइवर्स सैम्पल पेपर, जितने भी सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ DU के ही सॉल्व करना, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको जहाँ जहाँ से भी जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और मैं आपको गारंटी देती हूँ ये अगर आप स्टेप कर लेंगे आपका सिलेक्शन ज़रूर से ही होगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।